साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी साथियों को रमेश काला का नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान दूसरी किताब का तीसरा पाठ नियोजित विकास की राजधानी, एक ही वीडियो में हम पूरा इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से इसे देखना, इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, तो लास्ट तक इसे ध्यान से देखना। इसका हमारा देखो नियोजित विकास के राजनीति, इसमें हम पहले पढ़ेंगे नियोजन क्या है, विकास क्या है, फिर नियोजित विकास क्या है, इसमें कौन कौन सी प्लानिंग की गई, जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में, और आपका जो भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किया है। तो नियोजन क्या है? उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। क्या समझे? नियोजन सही प्लानिंग करना, सही सिस्टमेटिक ढंग से काम करना। जो आपके पहले से आपके पास उपलब्ध संसाधन है के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए उनका अच्छे से प्रयोग करें और अच्छे से प्रयोग करके भविष्य की योजना बनाना, भविष्य का प्लानिंग करना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, सही सिस्टमेटिक ढंग से हम काम करेंगे, प्लान करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि करेंगे, रोजगारों के अवसरों में भी वृद्धि करेंगे, सही सोच विचार कर जो कार्य करेंगे तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिरता भी रहेगी, ज़्यादा गरीबी नहीं आएगी, आदि लक्ष्यों को हम इस नियोजन के तहत प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ये NCERT का सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग 70% सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले प्रेस कर लें। मॉडल पेपर भी इसके काफ़ी करवा रखे हैं हम, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। विकास क्या साथियों? विकास से तात्पर्य जीवन स्तर की प्रक्रिया और औद्योगिक उत्पादन के आर्थिक स्तर को प्राप्त करने से है। क्या है विकास? जीवन स्तर की प्रक्रिया को प्राप्त करना और औद्योगिक उत्पादन के आर्थिक स्तर को प्राप्त करना। आर्थिक स्तर को प्राप्त करना, पैसों की दृष्टि से समृद्ध होना, वो अच्छे अच्छे कार्य होना, ये क्या विकास है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण और कृषि के विकास का कार्य काफ़ी तेजी से किया साथियों। नियोजित विकास का संबंध क्या है? उचित रीति से सोच विचार कर कदम उठाने से है। प्रत्येक क्रिया नियोजित विकास की क्रिया कहलाती है, जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु दूरदर्शिता, दूर तक देखना, विचार विमर्श, उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की स्पष्टता पर आधारित हो। योजना क्या होती है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग और समय की बर्बादी को कम करने के लिए व्यवस्थित जो ढंग होता है वही योजना कहलाती है। हम योजना के तहत कोई कार्य को करते हैं सही सोच विचार कर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यह अर्थव्यवस्था कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें सामाजिक कल्याण के स्थान पर निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी गई है, इसमें पूंजीपतियों को प्राथमिकता दी गई है। समाजवादी इसका उल्टा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र और योजना के साथ सामंतवादी समाज की स्थापना करना है। इसमें समाज को महत्व दिया गया है। लेकिन हमारा जो हमारे देश में समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों का मिश्रण किया गया है।
कहीं कहीं हम निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक, गवर्नमेंट की और अपनी निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व से है। तो इसमें देखो, आप देखें, इसमें पूंजीवादी में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, समाजवादी में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों के सम्मिलित रूप को, दोनों के सह अस्तित्व को शामिल किया गया है इसमें। योजना आयोग, ध्यान से देखें साथियों, मार्च 1950 में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में देश की योजना बनाने के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। योजना बजट ये वह राशि है जो योजना द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार 5 साल के आधार पर खर्च की जाती है। वामपंथी, देखो कुछ शब्द हैं उनको आप थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का ये समर्थन करते हैं, वो वामपंथी कहलाते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं। दक्षिणपंथी ये खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, ये गरीबों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये खुले कंपटीशन पर, जिसमें अमीर गरीब कोई मायने नहीं रखता, इसका ये समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनीतिक फैसले और विकास, भारत में नियोजित विकास की राजनीति आरंभ करने से पहले विभिन्न तरह के विचार विमर्श किए गए तथा तत्कालीन बाजार शक्तियों, लोगों की आकांक्षाओं एवं पर्यावरण पर विकास के पड़ने वाले तथ्यों को ध्यान में रखा गया। अच्छे नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। इसके साथ ही साधनों की व्यवस्था, लचीलापन, समन्वय, व्यवहारिकता, पद सोपान तथा निरंतरता जैसे विषयों का ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ध्यान से देखें साथियों, भारत में विकास की धारणाएं, भारत में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित मॉडल को अपनाया गया। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल, पहला था उदारवादी पूंजीवादी और दूसरा मॉडल था कौन सा? एक था समाजवादी, एक पूंजीवादी। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था जिसमें ये सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों के गुणों का समावेश था, इसको अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप देखें, सहमति के क्षेत्र, भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास के मुद्दे को केवल व्यापारिक उद्योगपतियों व किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक और आर्थिक वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाना चाहिए। असहमति के क्षेत्र कौन से हैं? उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर असहमति है। अब देखो बॉम्बे प्लान, ध्यान से देखें साथियों, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसकी मंशा क्या थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएगा। योजना आयोग के शुरुआती कदम या कार्यविधि कौन से हैं? कि सोवियत संघ की तरह भारत में योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए अपनी आमदनी और खर्च की वो योजना बनाएगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना था और दूसरा हिस्सा योजना पर व्यय करना था। नीति आयोग साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखें। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। ये देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ से देखो
प्रश्न बनने की पूरी संभावना। ये योजना 1951 से 56 तक थी, इससे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना की कोशिश देश में गरीबी से निकालना था देश को। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखें, ये योजना 1956 से 1961 तक थी। इस योजना के उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों के संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से इसे देखें। योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट आप देखें विकेंद्रित नियोजन। ये क्या होता है साथियों? जरूरी नहीं है कि नियोजन केंद्रीकृत हो। केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया, जिसमें केरल मॉडल जिसे कहा जाता है। इसमें इस बात का प्रयास किया गया कि लोग पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। नियोजित आर्थिक विकास के निम्न प्रमुख परिणाम निकले। इस दौर में भारत के आगामी विकास की बुनियाद पड़ी। इस काल में भारत की बड़ी विकास परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग, परिवहन तथा संचार का आधारभूत ढांचा आदि की स्थापना हुई। भूमि सुधार की अगर हम बात करें तो इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयत्न हुए। जमींदार प्रथा को समाप्त किया गया। छोटी जोतों को एक साथ किया गया। भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। खाद्य संकट 1960 के दशक में सूखा व अकाल के कारण कृषि की दशा बद से बदतर हो गई। खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। हरित क्रांति, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता है हरित क्रांति क्या है, कैसे हुई, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया गया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इन संयुक्त प्रयासों को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे? इसके कारण किसानों की स्थिति में सुधार आया। इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाके इससे समृद्ध हुए। और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या निकले? हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा। इसमें वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। क्षेत्रीय सामाजिक असमानता बढ़ी। मध्यम श्रेणी के भूस्वामिता वाले किसानों का उभार भी हुआ। उसके बाद में श्वेत क्रांति, ये क्या है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं वितरण परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को इस श्वेत क्रांति कहा जाता है। 1960 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने यह फैसला लिया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशित में राज्य बड़ी भूमिका निभाएगा। 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, लेकिन सरकारी नियंत्रण की वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में वो बनी सहमति अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। तो इसमें आपको सीधा सीधा जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, योजना आयोग है, वामपंथी, दक्षिणपंथी, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा नियोजन, नियोजित विकास, ये 5-7 चीज़ हैं, इनको अच्छे से मैंने कवर किया है। तो इसको 1-2 बार और पढ़ लें और प्ले लिस्ट में पूरी राजनीति विज्ञान आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों। नोट्स हैं तो नोट्स भी आप ले सकते हैं।